Welcome everyone. Welcome to the new class of biology. And in previous classes, we discussed about the cell, how and when was it discovered for the first time, and what are the different functions, small functions of cell. We were we will discuss today about the cell structure, not in detail, but up to a limit, how much is possible. We will discuss now. So in the previous topic, up to how much we had completed, in the continuation you have to draw two diagrams from your ebook which has been given to you, figure 5.2 and figure 5.3. So before writing this topic cell structure, heading cell structure, you have to draw these both diagrams. उसके बाद ही आप लोगों को ये heading लिखना होगा. Clear? Okay. Now let's get through the cell structure topic. What is actually the cell structure? See, every living organism in this world has some certain type of thing present in them, and that thing helps in their maintenance of their structure as well as maintenance of their fundamental unit of life, and that is known as the cell. उसे हम सेल कहते हैं. हर एक सेल के अंदर बहुत छोटे स्पेशल कंपोनेंट्स मौजूद रहते हैं, वेरी स्मॉल स्पेशल कंपोनेंट्स, एंड दो स्पेशल कंपोनेंट्स आर नोन एज द सेल ऑर्गेनल्स. उन्हें सेल ऑर्गेनल्स के नाम से जाना जाता है. सो व्हाट कुड बी सेल ऑर्गेनल, और हाउ कैन वी डिफाइन अ सेल ऑर्गेनल? सेल ऑर्गेनल अगर एक छोटा सा डेफिनेशन देखा जाए, इट्स नथिंग बट component found in the cell, any living cell, which helps in various activities of the cell. सेल के वेरियस एक्टिविटीज में हेल्प करता है, एंड बाय दैट प्रोसेस इट हेल्प्स द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर वेरियस रिएक्शंस. उस तरीके से अलग अलग रिएक्शंस में पार्टिसिपेट करने में लिविंग ऑर्गेनिज्म को वो असिस्ट करता है, गाइड करता है. एनी लिविंग सेल, चाहे कोई भी लिविंग सेल ले लो, हर लिविंग सेल के अंदर तीन सेक्शंस मौजूद रहते हैं. देयर विल बी थ्री सेक्शंस इन अ सेल. फर्स्ट वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकेंड वन इज द न्यूक्लियस, थर्ड वन इज द साइटोप्लाज्म. तो हर सेल के अंदर तीन मेन सेक्शंस मौजूद रहते हैं. वन इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अनदर वन इज द सेल न्यूक्लियस, थर्ड वन इज द साइटोप्लाज्म. सो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं कि इनके बारे में. तो सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में एक बार देख लेते हैं. ओके, सो व्हाट इज अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और व्हाट फंक्शन इट डज फॉर ए सेल? एक सेल के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन कितना ज़्यादा important है. Its plasma membrane is nothing but an outer covering. एक outermost covering होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से मेनली प्रोटेक्ट करने में मदद करता है. सेल को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करने वाला या सेपरेट करने वाला एक आउटरमोस्ट कवरिंग होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन. इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है. सेल मेम्ब्रेन को ही सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं. सेल मेम्ब्रेन को ही सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन कह सकते हैं. सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट करके ले जाने वाला. परमेबल मेम्ब्रेन मीन्स ये ऐसे टाइप ऑफ मेम्ब्रेन होते हैं, ऐसे टाइप ऑफ लेयर होते हैं जो स्पेशल या फिर स्पेसिफिक चीज़ों को ही अंदर बाहर जाने देते हैं. राइट, it is said by this name because it allows only, or it gives permission only for some specific materials in and out of the cell. उसके पैसेज में ही ये मदद करता है. So cell membrane can be said as a selectively permeable membrane. उसे selectively permeable membrane के नाम से जाना जाता है. राइट, तो ऐसी selectively permeable membrane के अंदर क्या प्रोसेसेस रहते होंगे जिसकी बदौलत it helps or it guides different components or different elements inside and outside the cell? वो एक बार देख लेते हैं. So जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, जो selectively permeable membrane है, how it works or what process mainly happens there. See, we can say in a cell the main exchange of material that happens is the exchange of substances like carbon dioxide and oxygen. सेल के अंदर जो इनटेक या एक्सचेंज होता है चीज़ों का, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन होता है, एंड इट इज़ मेनली डन विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूशन. आई थिंक यू हैड स्टडीड अर्लियर व्हाट इज डिफ्यूशन. इट्स नथिंग बट द मूवमेंट ऑफ एनी substance from higher concentration level to lower concentration level. higher concentration level से lower concentration level तक जो substance का movement होता है उसे कहा जाता है diffusion.
तो डेफिनेटली डिफ्यूजन टेक्स प्लेस इन सेल्स ऑल्सो. नाउ what happens in some resultant manner, कभी कभार ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का इनटेक और एक्सचेंज प्रोसेस वगैरह जो सेल के अंदर होता है वो डिफरेंट तरीके से होता है. हाउ डज इट टेक्स प्लेस वो एक बार देख लेते हैं. सी, सेल के बाहर जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, सपोज ये एक सिचुएशन बता रहे हैं, सपोज द कार्बन द concentration of carbon dioxide outside the cell is very low and inside the cell is very high. Okay, clear. सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. तो हमने अभी बात किया था डिफ्यूजन मीन्स ए मेथड वेयर सब्सटेंस मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन लेवल टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन लेवल. तो जाहिर सी बात है, इफ inside the cell the concentration of carbon dioxide is high, the carbon dioxide will definitely move from inside to outside. राइट, अंदर से बाहर की तरफ मूव होगा कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज आउट ऑफ द सेल इट हैज लोअर कॉन्सेंट्रेशन, इनसाइड द सेल देयर इज हायर कॉन्सेंट्रेशन. सो what happens because of carbon dioxide, because of this difference in this concentration levels, the carbon dioxide moves from inside where the concentration is high to outside where the concentration is low. जब कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर कम हो जाता है तो जाहिर सी बात है वहाँ पर जो दूसरी चीज़ है, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी चीज़ें अगर अंदर से बाहर मूवमेंट कराती है तो ऑक्सीजन जैसी चीज़ों का भी वहाँ पर डिक्रीज होना जाहिर सी बात है. बिकॉज जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड की एंट्री कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट जैसे ही कम होते लग जाता है, यहाँ पर एक छोटा मिस्टेक है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल जैसे ही डिक्रीज होने लग जाता है सेल के अंदर, ऑक्सीजन उसी मात्रा में एंटर होने लग जाता है. डिफ्यूजन प्रोसेस है. ऑक्सीजन अगर हमारे सेल में कम हो गया तो वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है. तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे चीज़ों की कमी जैसे ही उसके अंदर होने लगती है, इट इंक्रीजेस द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, means oxygen will get entered into the cell slowly by the process of diffusion. Clear? Okay. The water movement, जो भी वाटर का मूवमेंट रहता है वो भी लगभग इसी तरीके से रहता है. हमने ऑक्सीजन का मूवमेंट अभी देखा, कार्बन डाइऑक्साइड का मूवमेंट देखा विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन. जो वाटर का मूवमेंट रहता है डिफ्यूजन के द्वारा, वो ये सेम तरीका, the process of the passage of water from higher concentration level to lower concentration level, वही permeable membrane, selectively permeable membrane के अंदर ही होता है. लेकिन इस प्रोसेस को एक दूसरे नाम से जाना जाता है. दिस प्रोसेस इज नोन बाय द नेम ऑस्मोसिस. इसको कहा जाता है ऑस्मोसिस प्रोसेस, द प्रोसेस वेयर द मूवमेंट ऑफ वाटर takes place from higher concentration level to lower concentration level across a selectively permeable membrane. सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर वाटर का मूवमेंट हाई से लो लेवल की तरफ हो, दैट प्रोसेस इज नोन एज ओस्मोसिस. राइट. अब अगर यहाँ पर एक छोटी सी चीज़ अगर बात करें, सपोज हमारे पास एक सेल है और उस सपोज हमारे पास जो सेल मौजूद है उस सेल के अंदर, सॉरी उस सेल के बाहर, मतलब जो सेल जहाँ पर भी मौजूद रहता है उसके बाहर की वाटर की क्वांटिटी, उसके अंदर की वाटर की क्वांटिटी में डिफरेंस रह सकते हैं. कभी कभार दोनों साइड की वाटर की क्वांटिटी भी सेम रह सकती है, क्योंकि सेल जो रहता है हमारे शरीर के अंदर रहता है, हमारे शरीर में वाटर क्वांटिटी लगभग मतलब ज़्यादा कम की मात्रा में रहता है ये. सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट क्राइटेरिया और ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोसेस वी कैन से दैट द सोल्यूशन अराउंड द सेल, जो सेल के चारों तरफ का जो सोल्यूशन है उसके चारों तरफ मौजूद वाटर कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर, जो सोल्यूशन जिस सोल्यूशन से सेल सराउंडेड है उसमें मौजूद वाटर कॉन्सेंट्रेशन के आधार पर वी कैन से देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस. एक और बार बता देता हूँ, सेल के चारों तरफ जो सोल्यूशन है जिसके अंदर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन है उसके आधार पर द सोल्यूशन सराउंडिंग द सेल कैन बी ऑफ 3 टाइप्स. 3 टाइप ऑफ सोल्यूशंस हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन. व्हाट इज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन? पहला कंडीशन, सेल के चारों तरफ का वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, हायर,
सेल के वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होना। सेल के चारों तरफ का वाटर कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा रहता है तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया था हाई टू लो की तरफ होता है वाटर मूवमेंट। तो सेल के चारों तरफ हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर, मतलब सेल के अंदर वाटर का मूवमेंट रहेगा या सेल से बाहर की तरफ वाटर मूवमेंट रहेगा। हम ये ज़रूर देख सकते हैं सेल के बाहर की तरफ है वाटर कॉन्सेंट्रेशन हाई, सो मोर वाटर विल एंटर इनटू द सेल डेफिनेटली, क्योंकि सेल के बाहर की तरफ ज़्यादा पानी रहेगा। ये हमारा सेल है, सेल के चारों तरफ वाटर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो सेल के अंदर की तरफ वाटर कंसंट्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। सेल के अंदर वाटर कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा रहता है देन सेल विल गेन मोर वाटर, सेल में पानी ज़्यादा रहेगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस। सच टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नॉट एज हाइपोटोनिक सोल्यूशन। ऐसे केस में पानी ज़्यादा अंदर आने की वजह से सेल स्वेल हो जाता है, मतलब फुल जाता है, बड़ा हो जाता है। क्लियर? सॉरी, क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। सेल जिस सोल्यूशन में है जहाँ पर उसकी सराउंडिंग में वाटर कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है, यानी कि सेल के बाहर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, मतलब वाटर सेल के अंदर मूव होगा बिकॉज हायर टू लो। पानी मतलब सेल के बाहर ज़्यादा सेल के अंदर कम है तो हायर टू लोअर होगा, राइट। तो हाई से लो की तरफ वाटर का मूवमेंट होने की वजह से सेल विल स्वेल अप, सेल जो है वो फुल जाएगा। एंड फुलने की वजह से जो ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा, इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन को देने वाला ऑस्मोसिस प्रोसेस, उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। क्लियर? ओके। अब बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हमने पहले बात किया था ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सराउंडिंग का जो सॉल्यूशन है उसमें वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो पानी हायर से लोअर की तरफ, मतलब सेल के अंदर आएगा तो सेल स्वेल हो जाएगा। आइसोटोनिक में क्या होता है, वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर और सेल के बाहर सराउंडिंग में दोनों लगभग एक जैसे रहते हैं। तो सेल के अंदर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन, सेल के अंदर और सेल के बाहर भी सेम कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कोई मूवमेंट होगा वहाँ पर, पानी मूव होगा इधर से उधर, नहीं, देयर विल बी नो मूवमेंट ऑफ वाटर। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बाहर कोई भी मूवमेंट नहीं रहेगा। ऐसा टाइप ऑफ सॉल्यूशन कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। Such type of solution is known as isotonic solution. So in that case, will the cell gain any size or will the size of the cell becomes less? Nothing will happen here. सेल का साइज सेम टू सेम रहेगा क्योंकि वाटर अंदर जितना गया था उतना ही वाटर बाहर भी जाएगा। इन एंड आउट सेल की जो मूवमेंट रहती है यहाँ पर एक जैसे ही रहेगी, इक्वल रहेगी। सो वी कैन से द आइसोटोनिक सॉल्यूशन, द सेल साइज विल रिमेन द सेम और इक्वल। ओके। Isotonic solution means the concentration of water inside the cell and the surrounding cell is same, so no movement of water takes place. Such type of solution is known as isotonic solution. Clear? Okay. Okay. So this is the second type of solution which we had discussed now. ये second type of solution है। अब एक last type of solution के बारे में देखते हैं। The last type of solution which comes is the hypertonic solution. पहले वाला हमने पढ़ा था hypotonic, सेकेंड वाला अभी जो पढ़ा था isotonic, थर्ड वन hypertonic। क्या हो सकता होगा, जैसा हमने पहले वाले में पढ़ा था, मीडियम जो सेल के सराउंडिंग का जो मीडियम है उसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा, तो पानी अंदर, तो सेल स्वेल हो जाएगा। सेकेंड वाले में मीडियम, उसका वाटर कॉन्सेंट्रेशन सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बराबर, तो बराबर होने की वजह से वहाँ पर वाटर मूवमेंट नहीं रहेगा। यहाँ पर क्या हो सकता होगा, मीडियम, उसके अंदर का वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम, किसके कंपैरिजन में, सेल के कंपैरिजन में। व्हाट हैपेंस, सेल के कंपैरिजन में वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम है, मीन्स द सराउंडिंग हैज़ लेस कॉन्सेंट्रेशन एंड द सेल हैज़ मोर कॉन्सेंट्रेशन। सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हायर टू लोअर, यानी कि यहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा इन द सेल, सेल से पानी बाहर जाएगा, वाटर विल गो फ्रॉम द सेल टू द आउटसाइड, मीन्स द सेल विल डेफिनेटली लूज सम वाटर बाय ऑस्मोसिस। ये पूरा जो हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस प्रोसेस के तरीके से बात कर रहे हैं। सो सेल हैज़ वाटर मोर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, सेल विल लूज वाटर
cell will lose water by osmosis. Such type of solutions where losing of water takes place, it is known as hypertonic solution. इसको hypertonic solution के नाम से जाना जाता है. What will happen there? Cell will lose more and more water. मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पानी सेल से लीव हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा. The cell will shrink up. सेल का जो साइज रहेगा, सेल का जो नॉर्मल साइज रहेगा, उससे कम साइज का हो जाएगा सेल, बिकॉज सेल इज लिविंग अप दैट थिंग, राइट. इसे कहा जाता है हाइपरटोनिक सोल्यूशन. ओके, आप इसका एक एक्सपेरिमेंट के हिसाब से भी देख सकते हो. लाइक सपोज यू आर टेकिंग स्मॉल ड्राई फ्रूट्स, ड्राई ग्रेप्स, किशमिश जिसे कहते हैं, उसको आप पानी में डाल के रखें. ड्राई ग्रेप्स के अंदर वाटर कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा. तो जैसे ही आप उसको पानी में, मतलब 3-4 किशमिश को लेकर आप पानी में डाल के रख दोगे, आफ्टर सम आवर्स और आफ्टर सम few time or after some hours you will see that dry fruit, that किशमिश जो रहते हैं ब्लैक, वो जो है वो फुल जाएगा. इट विल जस्ट इंक्रीज इट्स साइज, बिकॉज पानी का कॉन्सेंट्रेशन किशमिश के अंदर कम है. पानी का कॉन्सेंट्रेशन अगर किशमिश के अंदर कम है तो बाहर से ये वाटर अंदर की तरफ आएगा, राइट. मतलब उस वस्तु के अंदर वो चीज़ आ रहा है, वहाँ पर भी ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है. हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ रहा है ना. तो हायर बाहर से जो सेल है वो अंदर की तरफ आ रहा है, मतलब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा और उस वस्तु के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम. तो बाहर से अंदर की तरफ आ रहा है, इस वजह से वो जो चीज़ है, वो जो ग्रेप्स है, वो फुल जाएगा, स्वेल हो जाएगा. यानी कि वहाँ पर एक हाइपोटोनिक टाइप ऑफ सोल्यूशन हो रहा है, हाइपोटोनिक टाइप ऑफ सोल्यूशन, राइट. हाइपरटोनिक टाइप ऑफ सोल्यूशन बनाना है, आप कोई भी एक ग्रेप ले लो, अंगूर ले लो, उसको एक सूखे जगह पर डाल दो जहाँ पर वाटर कॉन्सेंट्रेशन बिल्कुल भी नहीं है. धीरे धीरे करके वो उसका पानी बाहर निकलने लग जाएगा, श्रिंक होने लग जाएगा. दैट इज नॉन एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन, राइट. आइसोटोनिक सोल्यूशन बनाना है, उसमें भी ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है. वाटर की क्वांटिटी लगभग नंबर ऑफ ग्रेप्स के बराबर ले लो. मतलब 3-4 ग्रेप्स आप ले रहे हो, तो उसके उसके लेवल से नीचे की क्वांटिटी, बहुत नीचे की क्वांटिटी तक आप पानी को डुबो के रख दो. लगभग इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर फ्लो आपको दिखेगा. तो वहाँ पर उसके ग्रेप्स का साइज ना ही बढ़ेगा ना ही कम होगा. तो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस दैट सेल इज सराउंडेड बाय. ऑस्मोसिस का जो प्रोसेस है उसका फंक्शन हम देख सकते हैं, वाटर एब्सॉर्प्शन बाय प्लांट्स थ्रू रूट्स. पानी रूट्स के जरिए प्लांट्स लेते हैं डेफिनेटली, एंड इट इज़ डन बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस. सेल मेम्ब्रेन की खासियत अगर देखी जाए, सेल मेम्ब्रेन इज मेनली मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन. लिपिड मतलब फैट का ही एक दूसरा रूप है, फैट्स जिसे कहते हैं. Cell membrane or plasma membrane is mainly made up of lipid and proteins, and because of this presence of this, it has some flexibility in it. इसमें थोड़ी flexibility मौजूद है, लचीलापन मौजूद है. And because of this flexibility, some cell membrane can take the food or engulf the food from their external environment. ये कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला, अमाइबा जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाने वाला एक प्रोसेस है, जहाँ पर सेल मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो अपना खाना हजम कर लेता है विद द हेल्प ऑफ सेल मेम्ब्रेन. सच टाइप ऑफ प्रोसेस इज नॉन एज एंडोसाइटोसिस, एंड दिस मेनली फाउंड इन अमाइबा. इंसानों के केस में भी कभी बार एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होता है. WBC, वाइट ब्लड सेल, वो भी कभी कभार एंडोसाइटोसिस प्रोसेस दिखाता है. जब उसके आसपास जर्म्स, कीटाणु वगैरह होते हैं एक्सटर्नल बॉडी से, मतलब उसके बॉडी के अंदर की चीज़ ना होते हुए दूसरी कोई बॉडी पार्टिकल्स दिखें, वहाँ पर भी वो एंगल्फ कर देता है, उसको हजम कर लेता है. दैट प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज एंडोसाइटोसिस. सबसे ज़्यादा अमाइबा में पाया जाता है, इसलिए अमाइबा का नाम यहाँ पर रखा गया. सो दैट हैपन्स बिकॉज ऑफ द सेल मेम्ब्रेन ऑफ दैट वाइट ब्लड सेल. ओके, cell membrane of white blood cell is flexible. That endocytosis process happens because of that. Okay, so this is all about cell structure. आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में व्हाट आर द नेक्स्ट टाइप्स. सेल स्ट्रक्चर के बारे में बात किया. नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस, व्हाट आर इट्स डिफरेंट स्ट्रक्चर्स फाउंड इन them and also the cytoplasm. So this is all about the class. You will find the notes of this class in the comment box of this video. So just download it, access it through Google Drive account. आपके पास एक Google Drive account होना ज़रूरी है, that's all.
एंड कंटिन्यूसली राइट द नोट्स। एंड लॉकडाउन वगैरह है, सेफ रहिएगा एंड मेक योर फैमिली मेम्बर्स ऑल्सो सेफ। आस्क देम टू स्टे एट होम्स, सेफ रहिएगा, मास्क वगैरह यूज़ करिएगा, सैनिटाइजर्स का यूज़ रेगुलरली कीजिए, नहीं है सैनिटाइज़र यूज़ सोप रेगुलरली। Okay, this is all about the class. Thank you and have a nice day.